अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। सुबह के 9 बज रहे हैं और प्रोग्राम का आगाज़ अनफॉर्चुनेटली किसी अच्छी खबर के साथ नहीं करेंगे। आज रात गए हुकूमत ने महंगाई का एक और बम बेचारी महंगाई की जो एक लहर है उसमें पिसी हुई आवाम पर गिरा दिया है। पेट्रोल प्राइसेस जनाब मुल्क में मजीद उसमें इजाफा हो गया है, 22 रुपये का इजाफा किया गया है। कल रात गए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 22 रुपये से जायद का इजाफा हुआ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया है कि पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये 20 पैसे का इजाफा हुआ है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 20 पैसे और लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 68 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। और इजाफे के बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो अब 272 रुपये पर पहुंच चुकी है। हाई स्पीड डीजल 280 रुपये तक पहुंच चुका है। नोटिफिकेशन में मजीद बताया गया है कि मिट्टी की तेल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। और इस वक्त अगर पेट्रोल की बात की जाए, ना सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा है, हर चीज़ इस वक्त इस मुल्क में महंगी हो चुकी है। सब्जी से लेकर आटे से लेकर दाल से लेकर जो बेचारा गरीब आदमी है वो इस वक्त यही दुहाई दे रहा है कि उसका क्या कसूर है, हालात कब बेहतर होंगे। बिजली के बिल उसमें अब हम इजाफा देख रहे हैं। आगे गर्मियाँ आनी है जिसका आगाज़ भी अब एक हो चुका है। तरह से वो बिल दे पाएंगे, गैस के बिल किस तरह से दे पाएंगे, पेट्रोल किस तरह से अफोर्ड कर पाएंगे। रोटी दाल चावल 2 वक्त की जो रोटी है बेचारे गरीब आदमी के लिए इस वक्त कमाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, मुल्क की इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे, सियासी मंजरनामे के हवाले से भी बात करेंगे। आज एक और अहम हैपनिंग है अदालती कार्रवाई के हवाले से। इमरान खान साहब को अब 9 बजे का टाइम दिया गया था, अदालत में तलब किया गया। इससे पहले कल रात 8 बजे का टाइम दिया गया अदालत में पेश होने का, लेकिन खान साहब अदालत पेश नहीं हुए। उनकी वकील की जानिब से ये इस्तदा दी गई, सामने रखी गई कि जो खान साहब हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके ऊपर जज के भी रिमार्क्स सामने आए कि वो रोज़ाना तो टीवी पर आते हैं, तकरीर करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, तो अदालत क्यों नहीं पेश हो सकते हैं। तो उनके वकील ने कहा इमरान खान साहब के कि उनको चलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिस पर जज ने कहा कि कौन कह रहा है कि वो चल कर आए, स्ट्रेचर पर भी आ सकते हैं। फिर वकील ने यह भी कहा कि खान साहब की सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जिस पर जज साहब ने यह कहा कि मैं उनको सिक्योरिटी फराहम कर देता हूँ। बहरहाल इस पूरे मामले पर इन डिटेल भी बात करेंगे। देखना यह भी है कि इमरान खान साहब आज अदालत पेश होते हैं या फिर नहीं होते हैं, पूरा मामला क्या रुख इख्तियार करता है। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले नजर डालेंगे ऑन टॉप स्टोरीज। बाअदब बामुलाहजा इमरान खान अदालत में पेश हों, अदालत का हुक्म। महंगाई का तूफानी बजट पेश, अवाम को सादगी के मशवरे। रिसोर्स गियर गाड़ी, मोटर बाइक, मोटर साइकिल वाला साइकिल का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान सुपर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी, धानी के बाद हमजा भी इंजर्ड। फालिज से बचने का वाहिद हल बर वक्त इलाज। अंडे हुए गोश्त से भी महंगे और बैक वक्त दोनों हाथों से लिखने वाली लड़की भी होगी आज के प्रोग्राम का हिस्सा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे सियासी मंजरनामे से। तो नाज़रीन, एक सियासतदान ने ठीक कहा कि सियासत में है तो फिर सियासत ही करेंगे। इस वक्त मुल्क में सियासत का बाजार गर्म है, इलेक्शन के मरहले पर भी बात हो रही है। पहले आपको बताते हैं कि अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को हर सूरत पेश होने का हुक्म दिया है और अदालत ने कहा है कि जमानत पेश हुए बगैर नहीं दी जा सकती है, किसी तरह मुमकिन नहीं है। और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के हिफाजती जमानत के लिए इमरान खान को एम्बुलेंस में लाने का भी हुक्म दिया गया। अच्छा, दूसरी जानिब जो कानूनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जानिब से जमानत खारिज होने पर खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा है। कल भी इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी की अफवाहें पूरा दिन गर्दिश करती रही, इस तरह की खबरें भी सामने आती रही। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी साहब की, तो उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी की मुखालफत कर दी है। शाहिद हकान साहब कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के वो वक्त को सही नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब हस्बे रिवायत खान साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब किया
दिया और कहा कि मुझे बाहर करने के चक्कर में इस वक्त जो मुल्क है वो तबाह हो रहा है, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो रही है। और इसके साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि जो कुछ हो रहा है ये होना ही था। जब से हमारी हुकूमत हटाई गई है तब से कह रहा हूं कि मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात में है और इलेक्शन के मसाइल का कोई दूसरा हल नहीं है। इमरान खान ने मजीद क्या कहा, आप देखिए जरा। जब हुकूमत जो साजिश हुई और जब गिराई गई तो मैंने ये एक चीज बार बार कही कि जो नई हुकूमत आएगी उससे ये मुल्क संभाला नहीं जाएगा। ये हम अगर IMF की बातचीत मान भी गए, ये अभी यहां रुकने नहीं लगा हमारे मुल्क का, जो तेजी से हम दलदल में फंसे हुए हैं। नाहली इनकी ये है कि इन्होंने गलत फैसले कर करके मुल्क को आज यहां पहुंचा दिया है कि इस तरह का बजट लाना पड़ा कि आप जितना ज्यादा दबाएंगे वो पार्टी उतनी और उठती जा रही है। तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बाहर करने के लिए मुल्क को तबाह ना करें, इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के मसले। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी इसहाक डार के जरिए हुकूमत और अपोजिशन में इंतखाबात को खुश असलूबी से करवाने पर इत्तफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से काफ़ी चर्चा भी है, खबरें भी सामने आ रही हैं, इत्तलात भी हैं, मगर मुश्किल है कि इत्तफाक राय हो। और दोनों सूबों में इलेक्शन कब होंगे, हुकूमती रहनुमा इस हवाले से कोई तारीख सामने नहीं दे रही है। वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि आइनी तरीक़ाकार है, 90 दिन में इंतखाबात होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन कब होंगे वल्लाह आलम ये कोई नहीं जानता। अच्छा, कुछ का ख्याल ये है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये पार्टी ख़त्म नहीं होगी, बस किरदार आते जाते रहेंगे। इलेक्शन तभी होगा जब कुछ अहम स्टेक होल्डर्स का इत्तफाक होगा। नईम मलिक लाहौर हाई कोर्ट से हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे भी हम जानते हैं कि अदालत ने जो आज 9 बजे का वक्त दिया हुआ था, 9 से ऊपर का टाइम हो चुका है, क्या इमरान खान साहब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, नहीं बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हफाजती दरख्वास्त जमानत पर समाअत है, जिस पर अदालत ने जो कि आज समाअत 9 बजे तक मुलतवी कर रखी थी। अदालत ने आज इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है, जबकि मेरी अभी जो कि इमरान खान के वकील है गुलाम अब्बास निस्वाना साहब, उससे बात हुई है। ज़राए के मुताबिक उनका यही कहना है कि इमरान खान जो कि आज वो पेश नहीं हो रहे, हम जो कि इनकी हफाजती जमानत के मतलब दलाइल देंगे कि उनकी हफाजती जमानत जो कि मेडिकल बेस पे वो मंजूर होनी चाहिए, उनका यही कहना था। जो कि गुज़िश्ता रोज जब समाअत हुई तो अदालत ने कहा कि हमें ये बता दें, जो कि इमरान खान का वकील था उसको अदालत ने कहा कि हमें ये बता दें कि किस बुनियाद पर जो कि मुल्ज़म के बगैर हम ये जो उनकी हफाजती जमानत है वो मंजूर करें। अदालत ने यही कहा था कि उन्हें एम्बुलेंस में ले आए, चाहे स्ट्रेचर पर लेके आए, उन्हें अदालत में लाएं, तो उसके बाद जो कि उनकी हफाजती जमानत जो हम मंजूर करेंगे। जिस पर जो कि जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि इमरान खान जो कि वो जख्मी है और उन्हें जो कि PM भी रहे हैं, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी खदशात भी है। जिस पर जो कि जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि मैं नफरी दे देता हूँ, अगर कहते हो तो IG को हुक्म दे देता हूँ कि वो इमरान खान को अदालत में ले आए। और अदालत में लाकर क्या इतलात हैं, जमान पाक से क्या इतलात आप तक पहुंची हैं? इमरान खान साहब पहुंचेंगे आज अदालत, कोई तैयारी की जा रही है? जी, इमरान खान के वकला के मुताबिक इमरान खान जो कि वो आज अदालत में नहीं आ रहे, उनके डॉक्टरों ने उन्हें जो कि सफर करने से रोका है। जो कि इमरान खान के वकला का ये कहना था कि इमरान खान को डॉक्टर ने 3 हफ्ते की बेस्ट रेस्ट के लिए कहा है, इसलिए जो कि इमरान खान जो कि अदालत में पेश नहीं होंगे। हम जो कि उनकी जो बोरी हफाजती जमानत है उस पर जो कि दलाइल देंगे और अदालत से इस्तदा करेंगे कि इमरान खान की जो कि हाजी माफी की जो दरख्वास्त है वो मंजूर करे और उनकी हफाजती जमानत है वो मंजूर करे, ताकि हम जो कि इस्लामाबाद जाकर जो कि अदालत में पेश होकर अपना वो जो केस को ट्रायल में अपना हिस्सा बना सकें। जी ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में से कोई यहाँ पर पहुंचे? जी बिल्कुल, अभी तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अभी तो कोई रहनुमा नजर नहीं आ रहा और तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो कि
वो उनकी आमद का सिलसिला जारी है यहाँ पर। और जो वकला है अजहर सदीक जो कि इमरान खान के वकील, उन्होंने वकालतनामा जमा करवा दिया, जबकि गुलाम अब्बास नसवाना साहब है एडवोकेट, उन्होंने भी इमरान खान की तरफ से वकालतनामा जमा करवा दिया है। अभी तक जो कि अहम रहनुमाओं से जो कोई भी रहनुमा जो कि अदालत में नहीं पहुंचा, अदालत में जो कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी भी आमद का वो सिलसिला जारी है जी। अच्छा, क्या इतलात सामने आ रही हैं? जमानत के लिए इमरान खान साहब का अदालत में पेश होना बहुत ज़रूरी है। कल रात भी अदालत ने 8 बजे तक का वक्त दिया, लेकिन इमरान खान साहब नहीं है पेश हुए। फिर दूसरी जानब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की भी चर्चा हो रही है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की भी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, खासकर शाहिदा खान अब्बासी की भी स्टेटमेंट सामने आ रही है। तो क्या इस वक्त चहमगोई है? देखिए जी, अगर तो अदालत की बात की जाए तो अदालत ने तो रात को भी यही कहा था कि हमें वकला से इस्तफसार किया था कि अदालत ने ये कहा था कि हमें ये बता दे कि इनकी जो हिफाजती जमानत है वो किस बुनियाद पर मंजूर की जाए। अगर मुल्ज़म पेश ही नहीं होगा तो मुझे कोई ऐसी अदालत ने कहा कि जजमेंट दिखा दें कि जिस पर जो कि उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की जाए, जिस पर अदालत ने यह भी कहा था कि अगर वो चलकर नहीं आ सकते तो एम्बुलेंस में आ जाए, एम्बुलेंस तो इनकी अपनी है। अगर वो उनको कोई सिक्योरिटी खदशात हैं तो वो भी मैं जो कि सिक्योरिटी फराहम कर देता हूँ कि ये जमान पर साथ ही है। वहाँ से जो कि हाई कोर्ट तक आप हमें अपडेट कर रहे थे, मजीद भी आपसे इस बारे में बात करेंगे। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो नाजरीन, हमारे यहाँ ये रिवायत काफ़ी पुरानी है कि जब कोई भी हुकूमत महंगाई करती है तो उसका जितना भी खुमियाजा होता है या जिम्मेदारी होती है वो पहली हुकूमत को करार देती है। मगर इस मरतबा इसमें कुछ हकीकत भी शामिल है, इस बारे में भी खैर बात करेंगे। मगर इससे पहले इसहाक डार साहब की तरफ आते हैं जिन्होंने मिनी बजट ऑर्डिनेंस के लिए सदर साहब से मुलाकात की, मगर इनकार के बाद आज कौमी असम्बली के इजलास में मिनी बजट का बिल पेश करते हुए कहा कि सियासत नहीं रियासत अहम है। उसके साथ इसहाक डार ने ज़िमनी मालियाती बिल सेनेट में पेश करते हुए अवाम को सादगी अपनाने का भी मशवरा दिया। कहा कि लग्जरी एशिया पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर 17 से 25% करने की तजवीज़ सामने आई है। शादी हॉल्स की तकरीबात पर टैक्स, सिगरेट और मशरूबात में फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। इसहाक डार साहब की बातें उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, क्या कह रहे हैं देखिए आप। जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर 25% ब्रांड सतह पर ले जाने का फैसला किया है। इसी तरह जो एयर ट्रेवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 20% ऑफ दी एयर टिकट या 50,000 रुपए जो भी ज्यादा होती, शादी की तकरीबात के बिलों 10% की शरह से। देखिए, पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर मईशत हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्स से, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया नियो पाकिस्तान। कल रात गए हुकूमत ने पेट्रोल प्राइसेस भी हाई कर दी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सदर साहब के इनकार के बाद सेनेट में मिनी बजट पेश कर दिया गया है। आज जो बजट पेश किया गया है, पहले ये एहतजाज करते थे मिनी बजट पर, आपकी क्या राय है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। जी डॉक्टर शाहिद हसन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आइए सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सदर साहब के इनकार के बाद सेनेट में मिनी बजट पेश कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? शराइत तो जो है ये उसको पास करना होगा, क्योंकि इस वक्त हमारा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। एक जानिब हुकूमत ने कल रात गए पेट्रोल प्राइसेस जो है वो हाई की हैं, महंगाई का बम इस वक्त आवाम पर गिरा हुआ है। अशाए खुरनोश की चीज़ों में हम देख रहे हैं कि बेजा इजाफा है, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी इस वक्त करना मुश्किल हो रहा है। फिर मिनी बजट पेश किया जा रहा है, मिनी बजट सामने आने के बाद आवाम पर मज़ीद महंगाई का जो बोझ बढ़ेगा, जो बम गिरेगा, क्या क्या तब्दीली होगी, ये सारी बातें हम जानने की कोशिश
कोशिश करेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से। अच्छा, इससे पहले जो हुकूमत है वो सारा महंगाई का जो मलबा है गुज़श्ता हुकूमत पर डाल रही है, PTI के दौरे इक़्तिदार पर डाल रही है, इस हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले जो मौजूदा हुकूमत है वो एहतजाज करते हुए हमें दिखाई दिए मिनी बजट के हवाले से, लेकिन अब यही मिनी बजट सामने लेकर आ रही है। अच्छा, फिर दूसरी जानिब मूडीज़ ने भी तज्जिया दिया है कि IMF पैकेज के बावजूद जो पाकिस्तानी मईशत की बहाली का इम्कान इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है, जो हालात हैं बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर पेट्रोल प्राइसेस खासकर जो मुल्की तारीख की इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर हम देख रहे हैं, जो पेट्रोल की कीमतों में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो ये इस वक्त इजाफा हुआ है, 22 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इस हवाले से आवाम जो है वो महंगाई की की में पिसते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मिनी बजट अब पेश किया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि हुकूमत सारी जो जिम्मेदारी है, सारा जो मलबा है वो इस वक्त गुज़श्ता हुकूमत पर डाल रही है, उन पर फेंक रही है। साथ ही साथ मुर्गी की कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं, आटा बहरान इससे पहले हुआ, जो रोज़मर्रा किचन की अशिया की चीज़ें हैं उसमें भी इजाफा हुआ, जो गरीब हैं वो दुहाइयाँ दे रहे हैं। बहरहाल पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर बात करते हैं। कल रात गए गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा किया, 22 रुपये का इजाफा हो गया। दूसरी जानिब IMF पैकेज की मंजूरी के बावजूद पाकिस्तानी मईशत बेहतर नहीं होगी, ऐसा कहना है मोदी का। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया नियो पाकिस्तान। मिनी बजट अब सामने आ चुका है, क्या आप कहेंगे? देखिए, हमारी बदकिस्मती है, इसको जो है सारा खाता IMF के खाते में डालना बिल्कुल गलत है। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती थी इमरान खान की हुकूमत के ऊपर और शहबाज हुकूमत के ऊपर। दोनों को जिम्मेदारियां कबूल करनी होगी। इसकी जिम्मेदारी स्टेट बैंक पर भी आती है, FBR पर भी आती है, हमारे सियासतदानों पर भी आती है और हमारे बहुत से इदारों पर भी आती है। नंबर एक। दूसरी बात बिल्कुल ये है कि इसको ये कहना कि IMF की शराइत है, ये कौम के साथ धोखा है। इसलिए कि हमने जो बजट बनाया था उसमें ये कहा था कि जी हमारा बजट खसारा 4.9% रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर का फर्क। अब वो 7% से तजावुज कर गया। बजट में कहा गया था कि सूबे 570 अरब रुपए फाजिल देंगे, उन्होंने नहीं दिया। तो IMF ने तो कहा कि भाई आप अपने उसको ठीक करें। तो हमारी हुकूमत ने, जैसे माजी की हुकूमत ने कहा कि जी ताकतवर तबकों पर तो हम टैक्स नहीं लगा सकते, हम शत को दस्तावेजी भी नहीं बना सकते। तो उसने कहा ये तो आपका मसला है, हम तो ये चाहते हैं ये हदाफ हासिल कर लें। तो फिर ये तय हुआ कि जी जनरल सेल्स टैक्स बढ़ा दें, जो माजी में होता रहा, बिजली के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें। तो ये कहना कि IMF का है, शराइत है, ये गलत है। देखिए, ये मैं बिल्कुल जरूर कहूंगा कि ये आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस तरह से बेरोजगारी आप नहीं समझते हैं कि बढ़ेगी? जब बेरोजगारी पड़ेगी, कारोबार किस तरह से चलेगा, इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? नहीं, देखिए, गुर्बत तो जरूर बढ़ेगी, बेरोजगारी भी जरूर बढ़ेगी, महंगाई भी जरूर बढ़ेगी, लेकिन इंडस्ट्रियां इसलिए चलेंगी कि उनकी पैदावारी लागत बढ़ जाएगी तो वो आवाम को पास ऑन कर देंगे। उससे तो देखिए ना, उनका तो कुछ नहीं होता, वो तो आवाम पे चला जाएगा ना। बरामदात का ये है कि बरामदात में अभी अब आप हमारा ये होगा कि हमारी बरामदात जब कम होगी तो हम रैपिड मंगवा लेते हैं। तो असल मसला जो है वो ये है कि ये जो तरामीम है ये आईन पाकिस्तान के 3, 4, 25A, 37, 38 के खिलाफ है। पार्लियामेंट को ये इख्तियार ही नहीं है कि इसको कर सके, नंबर एक। दूसरी बात ये थी कि बिल्कुल बचा जा सकता था इससे कि IMF की शराइत भी पूरी हो जाती। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि IMF की शराइत भी पूरी हो जाती, आवाम पर ये बम नहीं कराना पड़ता। उसका तरीका मौजूद था, लेकिन उससे जो ताकतवर तबके हैं उनके ऊपर वो नाराजगी होती है। तो ये हुकूमत चूंकि कंबाइंड बहुत सारी पार्टियों की है, वो उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब तरीका आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं आपसे अर्ज कर दूं, अब जो कुछ होना था तो हो गया। अभी तो आपको पैसा चाहिए है, आपको ये करना पड़ेगा। मैं अब ये चाहता हूं कि जब ये बिल मंजूर हो उसके साथ ही एक और बिल भी मंजूर कर लें, और वो ये हो कि तमाम पार्टियां
जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, वो इसमें एक हलफनामे पर दस्तखत करें कि जनाब ये तो अब हमने कर लिया, लेकिन अब अगला बजट जो आएगा, हलफनामा मैं बात कर रहा हूँ, वो ये होगा कि जो तीनों पार्टियों के मुत्तफ़िका नुकानात हैं टैक्स के लिए, यानी हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, GST को 7.5% पर लेके आएंगे, 18 पर नहीं, पेट्रोलियम लेवी को 0 करेंगे, तालीम और सेहत का बजट बढ़ाएंगे। ये हलफनामे पर सब दस्तखत करें। उसी के साथ कानून साजी भी आज ही कर लें, इस बिल के साथ कर लें कि अगली हुकूमत कोई भी आए उसको ये इख्तियार नहीं होगा कि इसको चेंज करें। अगर वो चेंज करते हैं तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, जैसे कि मूडिस का भी जो एनालिसिस सामने आया है, तज्जिया सामने आया है, वो कह रहे हैं कि IMF पैकेज के बावजूद पाकिस्तानी जो मईशत है, इकॉनमी, वो बहाली का इम्कान नहीं है, तो कोई और बेटर प्लान या स्ट्रेटजी या हिकमत अमली तो अपनानी पड़ेगी। तो वो प्लान है मौजूदा हुकूमत के पास? मैंने आपसे वही अर्ज किया था, मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि ये किस्त जब आपको मिल जाएगी, दोस्त मुल्कों से भी किस्त मिल जाएगी, तो जो बहरान की कैफियत है वो ख़त्म हो जाएगी, मईशत की मुश्किलात बरकरार रहेंगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, मईशत में मुश्किलात होंगी। हमारे रिजर्व्स बढ़ने से बहरान जो है, ये जो लोग नारे लगाते हैं मुल्क दुश्मन का कि डिफॉल्ट कर जाएगा, वो दम तोड़ दे जाएंगे। कोई ये नहीं कह सकता पाकिस्तान बहरान में है, ये मैंने बहुत पहले कहा था, आपके प्रोग्राम में भी कहा था। लेकिन उससे महंगाई तो जरूर बढ़ेगी, मईशत की शरह नमो भी सुस्त होगी, गुर्बत भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी और अफलास भी बढ़ेगा, भूख भी बढ़ेगी। लेकिन बहरहाल जिस तरह से पाकिस्तान में होता है कि अवाम कुचले जाते हैं, ताकतवर तबके जो है वो मजे करते हैं, तो मैं सिर्फ ये कर रहा था कि अब जो कुछ होना था वो हो गया, उसका फायदा कोई नहीं। अब क्या इस बिल की मंजूरी के साथ हम ये कानून साजी और हलफनामा साथ में करें ताकि आइंदा ये मसला पैदा ना हो। हमारा मसला ये नहीं है कि ये सिर्फ इस वक्त किस्तें मिल जाए, IMF से मिल जाए, दुनिया से मिल जाए। हमारा ये इसलिए है कि आइंदा के लिए अवाम के साथ ये जुल्म ना हो, आइंदा के पाकिस्तान की मईशत के साथ जुल्म ना हो, आइंदा हमें IMF के पास जाना ना पड़े। उसका वही तरीका वही है कि इसी बिल के मंजूरी के साथ साथ एक हलफनामे पे दस्तखत हो कि अगला बजट जो आएगा, IMF का प्रोग्राम जून में खत्म हो जाता है, अब हम बाहर हो जाएंगे, हम कानून साजी करें। क्या? नंबर 1, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, जनरल सेल्स टैक्स जो हमने 18 कर दिया है जिससे महंगाई आती है उसको 7.5% करेंगे, पेट्रोलियम लेवी को 0 करेंगे, तालीम और सेहत का बजट जो है वो दुगना किया जाएगा। अगर ये सिर्फ जो है हम राजी हो जाएं तो मैं ये जमानत देने के लिए तैयार हूं कि हम आइंदा के लिए IMF से बेनियाज हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, पेट्रोल की कीमत में हमने देखा फिर कल रात गई इजाफा हुआ है, बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। फिर रूस से सस्ता तेल खरीदने का भी क्या फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट ने इससे पहले जून तक का वक्त मांगा था। ये जो कीमतें इतनी बड़ी हैं, ये रिवर्स तो नहीं हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। इसकी वजह मैं आपको बता दूं ना, इस वक्त पेट्रोलियम लेवी में आपको बता रहा हूँ बहुत अहम बात, 2018 में पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ते के बदले जो था वसूल किया गया था 180 अरब रुपया। इस साल 850 अरब वसूल कर रहे हैं ये भत्ता। तो टैक्सों की मद में तो वसूली नहीं बढ़ी, आपने तो भत्ते में बढ़ाई है। तो मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि जब आप अगले बजट में हलफनामा दें कि पेट्रोलियम लेवी 0 होगा, वही तो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि ये जो 855 रुपए का भत्ता ले रहे हैं, इसकी वजह से पेट्रोल के नर्ख बढ़ रहे हैं, बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं, गैस के नर्ख बढ़ रहे हैं। तो अगर आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा दें, मालदार लोगों से टैक्स लें, तो सबसे बड़ा काम तो ये होगा जनरल सेल्स टैक्स, वो जो 18 है ये 7.5 पर आ जाएगा और पेट्रोलियम भी 0 हो जाएगा। तो हमारी महंगाई आएगी 6%। लेकिन अब डॉक्टर शाहिद हसन साहब, कब ये हलफनामा किस तरीके से कर पाएंगे? कंसेंसस आप देखें कि जिस तरह इंतखाबात हैं उस पर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है, तो ये सारे मामला किस तरीके से बेहतर होंगे? जो सारा खुमे आज़ा है वो तो इस वक्त बेचारी अवाम जो है वो तो बेचारी डिफॉल्ट हो गई है। नहीं, खाली अवाम नहीं हुई है, पाकिस्तान की सलामती को भी खतरा है, हमारे जौहरी प्रोग्राम को भी खतरा है। ये बहुत बड़ा गलत फहमी है लोगों को कि सिर्फ अवाम कुचले जाएंगे। अवाम तो हमेशा से कुचले जाते हैं। अब जो सूरत हाल आ गई है, दुनिया की नजरें इसके ऊपर है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो जौहरी पावर है, यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें शुरू करा दी गई हैं। उसकी आड़ में जब अगली दफा आप IMF के पास जाएंगे तो ये मुतालबा भी सामने आएगा कि जी आपके यहाँ तो दहशतगर्दी हो रही है, तो आप जौहरी प्रोग्राम कैसे रख सकते हैं? तो मैं तो उस खतरे की तरफ इशारा कर रहा हूं। तो मैंने जो आपसे बात की थी बहुत सोच समझ के की थी कि तमाम पार्टियों को अगर बुलाया जाए, कौमी सलामती कमेटी में वहाँ अफवाज के नुमाइंदे भी हों, वहां पर हम उनको ये कहें कि आप तीनों बड़ी पार्टियों का, उसमें लिखा हुआ है इंतखाबी मंशूर में कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, टैक्सों का निज़ाम मुनसिफाना बनाएंगे, उन्होंने लिखा है।
तो हम ये कहते हैं जो आपने लिखा है जिसपे आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप उसके हलफनामे पे दस्तखत कर दें, क्योंकि आप अमल नहीं करते। अभी तक नहीं किया, चल रहा था, लेकिन अब हम इस खतरे पर आ चुके हैं कि महंगाई हमारी 33% से ऊपर जाने वाली है, हमारा भूख और अफलास बढ़ गया है, 10 करोड़ अवाम पाकिस्तान के जो हैं वो गुर्बत से नीचे हैं, और दुनिया ने दांत की हमारे ऊपर जो है ना बिल्कुल हमारे गिर्द घेरा तंग किया है, हमारे जौहरी प्रोग्राम पर, हमारी जो है इस्लामी तशक्कुस के ऊपर, हमारे जोग्राफियाई नक्शे पर। तो जितना लूटना था कमाना कमा लिया, अब कम से कम मुल्क के लिए करें, वरना वो खुद भी महफूज नहीं रहेंगे। उनको ये बताने की जरूरत है कि अगर खुदा न खास्ता वो हालात आए तो जो दौलत के अंबार रखें वो भी महफूज, उनका पैसा बाहर जो है वो भी महफूज नहीं रहेगा। आपका देखिए अफगानिस्तान वालों ये हम दुआ ही कर सकते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं वो भी इस तरीके से सोचें जो मशवरा आप उनको दे रहे हैं। बहरहाल मैं चाहूंगी कि जो आप सुन रहे हैं इस वक्त, आपको पाकिस्तान के जो अवाम है जो कि मुश्किल तरीन हालात से इस वक्त गुजर रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? चाय की पत्ती, आटा, बिजली, दालें, पेट्रोल की भी कीमतें हमने अभी शेयर की, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। तो क्या आप उनको मशवरा देंगे? ये जो मुश्किल तरीन हालात है, क्या करें वो? देखिए, ये तो तबाही बर्बादी को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती फिलहाल। इसका सही तरीका अब ये है कि हमारे अवाम भी ये महसूस करें कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि 50-60 हजार आदमी जलसे में चले जाएं और जिंदाबाद के नारे लगाएं। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कर रहा था आपसे कि अवाम की भी तो जिम्मेदारी है कि वो कोई ऐसा पुरअमन एहतजाज करें, जलसों का बाइकाट कर दें और प्रेस क्लब में जाके मुजाहरा करें 50, 100, 200 आदमी, और वहां प्रेस उसको कवरेज करे और वो सियासतदानों को पैगाम दे कि आपने हमसे जो वायदे किए थे उसका आप उल्टा कर रहे हैं। आपका कैबिनेट का साइज भी बढ़ा है, आपके बैरूनी कर्जे भी बढ़े हैं, आपके बैरूनी दौरे भी बढ़े हैं, आप टैक्सों की चोरी भी कर रहे हैं। अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपके किसी जलसे में नहीं आएंगे। और आपके जब टीवी प्रोग्राम में सियासतदान आए, आप उनको दिखाइए कि जी आपका तो ये इंतखाबी मंशूर है। अगर ये कौम इफ्तिखार चौधरी जैसे आदमी के लिए, जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं किया था, सड़कों पर आके उसको हटा सकते हैं, तो अपने आप की अपनी मुसीबत को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने बीवी बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आवाम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं। तो उनको भी आप एजुकेट करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, उनको समझाएं कि आप सियासतदान नहीं करेंगे तो आवाम को ये जिम्मेदारी कबूल करके दबाव डालना होगा, और ये दबाव पड़ेगा तो अब मीडिया भी उसको अहमियत देगी। तो मेरे ख्याल से अवाम अगर एक दफे इस चीज को समझ गए कि उनके हाथ में जो ताकत है, वोट की ताकत की मैं बात नहीं कर रहा, वो दबाव डालें, और अब तो वो मेरे ख्याल से अगर ये नहीं करते तो एक ही रास्ता है, खुदकशी कर लें या जो मैंने तरीका बताया वो कर लें। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका बता रहा है तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस ज़िमनी बिल को पास जरूर करें, मगर उसके साथ ये कानून साजी भी कर लें कि ये हलफनामा भी ले लें। अगर ये कर लें तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। मोदी कुछ भी कहता रहे, IMF कुछ भी कहता रहे, मेरा मुल्क तरक्की करेगा। भारत से ज्यादा, बांग्लादेश से ज्यादा गुर्बत यहाँ कम होगी, क्योंकि मेरे पास वसाइल ज्यादा हैं। अल्लाह ताला ने मेरे किसान मेहनती दिए हैं, मेरे पास गवादर है, मेरे पास मिनरल्स हैं, मेरे पास जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हमारे अवाम किसान मेहनती हैं, काबिल हैं। मैं समझता हूँ हमारी जो खराबी है वो अशराफिया में खराबी है, हमारे सियासतदानों में खराबी है, हमारे इदारों में खराबी है। अवाम तो पिस रहे हैं। अब अवाम को फर्ज है कि उठ खड़े हों, अमन अमान को डिस्ट्रॉय ना करें, लेकिन मुतालबे से पीछे ना हटें और क्या कोई इलेक्शन नहीं होगा, पहले इस्लाहात। अगर आप कल इस्लाहात कर लें उसके बाद इलेक्शन की बात करें। पहले आप ये करें कि जी ये हमें महंगाई कम करनी है, हमें टैक्सों की आमदनी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर मैशत हमारे साथ कॉन्वर्सेशन थे। मुश्किल टाइम है, टफ टाइम है, लेकिन गुजारना तो पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह ताला हामी और नासिर हो इस मुल्क का, इस मुल्क की आवाम का। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और चले कुछ मिजाज की तब्दीली के लिए अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। स्पोर्ट्स का रुख करते हैं, PSL की बात करते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सनसनीखेज मुकाबले के साथ जारी है। आज शाम चौथा मैच होगा, लेकिन बहरहाल सबसे पहले कल की जो जीत हुई है मुल्तान सुल्तान्स की, उस पर बात कर लेते हैं। व्हाट अ मैच! मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दी। अच्छा, कल के अगर मैच की बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स फेवरेट टीम थी। कल प्रेडिक्शन
प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ये मैच जीतेगी, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जनाब क्या शानदार कल मैच देखा। आगाज ही बड़ा ज़बरदस्त हुआ। मुल्तान में होने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान की जीत में एहसानुल्लाह की तबाहकुन बॉलिंग का जिक्र ना किया जाए ये मुमकिन नहीं है, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि मेरे ख्याल से पूरी दुनिया क्रिकेट में इस वक्त एहसानुल्लाह का जिक्र ज़रूर हो रहा होगा। कल की जो उनकी परफॉर्मेंस है, बाबर आजम की भी नज़रें मेरे ख्याल से इस वक्त एहसानुल्लाह पर टिकी हुई हैं। मैच की कुछ झलकियां भी हम आपके साथ दिखा रहे हैं कि व्हाट अ टैलेंट जनाब, और इतने कम स्कोर देकर 5 विकेटें उन्होंने हासिल की। अच्छा, इसके साथ साथ जो रूसूकी की जो धुआंधार बैटिंग थी उसने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो मुल्तान सुल्तान ने पहले टॉस जीता, टॉस जीतकर जो उनका फील्डिंग करने का फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। फिर गोइटा ग्लैडिएटर्स की टीम 18.5 ओवर्स में 110 रन बनाकर आउट हो गई। पूरी मैच की सूरत हाल पर बात करते हैं। सैयद मोहम्मद उवैस स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। उवैस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं एहसानुल्लाह की कल जो उन्होंने कमाल कर दिया है और जो कल की उनकी परफॉर्मेंस रही उस पर कमेंट लेना चाहूंगी आपसे। स्पेसिफिकली आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग हमेशा जानी जाती है कि जो रॉ टैलेंट है उसको पॉलिश करके तो एक बड़े स्टेज मैचेस के लिए तैयार भी करती है और दुनिया को दिखाती है कि हमारी जो पाकिस्तान सुपर लीग, आपको पता है हमेशा ये बात की जाती है दूसरे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं कि यहाँ पर जो पेस फैक्टर आता है पूरी दुनिया में नजर नहीं आता है। एहसानुल्लाह एक रॉ टैलेंट है, मुझे याद है स्वाद से उनका ताल्लुक है क्योंकि मेरी टीम का वो हिस्सा भी है कश्मीर प्रीमियर लीग में, और उसके अलावा डोमेस्टिक के अंदर वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हुए आए हैं। फास्ट बॉलिंग जो कैंप लगा था एनसीए में उसका भी वो हिस्सा रहे हैं, तो एक स्पीड स्टार इन मेकिंग है। और जिस तरीके से वो कल आपने देखा 152-154 का क्लिक उन्होंने कल किया है, तो वो क्योंकि उनकी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है, अभी वो यंग है, स्लो एंड स्टडी। आपको पता है जैसे जैसे मसल्स आपके ग्रो होते हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको बढ़ता है आपकी पेस भी उस हिसाब से बढ़ती है। लेकिन कल जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि मुल्तान की अगर आप बॉलिंग लाइनअप की बात करें, आपको पता है कि मुल्तान को एक झटका भी लगा था, धानी जब इंजर्ड हुए, फिर सारा का सारा जो दारोमदार है वह एहसानुल्लाह पे था। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की आप बैटिंग लाइनअप उठा के देखें तो बड़ी एग्रेसिव बैटिंग लाइनअप थी, उसके आगे परफॉर्म करना, 5 खिलाड़ियों को आउट करना और जारहाना किस्म की मैं कहता हूँ पेस बैटरी के साथ एहसानुल्लाह ने जो वंडर्स दिखाए, आपको पता है पूरी दुनिया से उनकी बात कर रही है। अच्छा वैस, जिस तरह से आपने बिल्कुल अभी कहा और नो डाउट अप्रिसिएशन के हकदार हैं एहसानुल्लाह। अब तक जो 3 मैचेस हुए हैं, आपकी नज़र कौन कौन से प्लेयर्स पर टिकी हुई हैं या किससे उम्मीदें वाबस्ता हैं, चाहे वो आने वाले दिनों में भी? आई एम श्योर कि जिस तरह से कल के मैच में हमने देखा कि एहसानुल्लाह ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, तो आने वाले मैचेस में हम ऐसा मजीद रॉ टैलेंट भी देखेंगे। देखिए, एक चीज तो अच्छी है इस दफा के पाकिस्तान सुपर लीग में, आपको पता है कि प्लेयर्स थोड़ा सा पूल ज्यादा है। ऑब्वियसली नए लड़के भी यहाँ पर आए हैं, कुछ लड़के जो हकदार थे उनको ड्रॉप भी किया गया स्क्वाड्स के अंदर से, जो कि बार बार बात भी की जाती है। लेकिन अभी क्योंकि स्टार्ट ऑफ दी टूर्नामेंट है, अभी क्योंकि जज करना किसी को इतना आसान नहीं होता। आपको पता है बड़े बड़े प्लेयर्स जो उनसे फ्लॉप हुए हैं, कराची किंग्स में आपने देखा होगा शर्जील खान पे बहुत ज्यादा बात हो रही थी, डोमेस्टिक में वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आए हैं, वो फ्लॉप हो गए, डकआउट हुए थे। आमिर भाई पे ज्यादा बात हो रही थी, आमिर भाई को आपने देखा कि वो बीपीएल में परफॉर्म करके यहाँ पर है, वो ज्यादा अपना पहले मैच के अंदर इतना कुछ स्ट्रॉन्ग अपना वो प्रेजेंस नहीं दिखा सके, तो टूर्नामेंट अभी बहुत ज्यादा बाकी है। लेकिन जो आपकी इमर्जिंग कैटेगरी प्लेयर्स हैं, जो अभी बात करेंगे, जैसे एहसानुल्लाह हो गया, सलमान खान हो गया, लाहौर कलंदर ने आपको पता है डेब्यू करवाया था लड़के को ओपनिंग डिपार्टमेंट में, वो एक रॉ टैलेंट है। वो लड़का कभी ना अंडर 19 का हिस्सा रहा है, अंडर 17 पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, वो लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है। लाहौर कलंदर से वो नमीबिया गया था, जो एक ट्राई नेशन सीरीज वहां पर हुई थी, उसमें वो लड़के ने परफॉर्म किया था, उसको लाहौर ने चांस दिया और आपने देखा जिस तरीके से उसने फखर जमान के साथ अपना ओपनिंग डिपार्टमेंट को आगाज दिया है। तो एक ये इमर्जिंग जो कैटेगरी प्लेयर्स हैं, इन पे बहुत ज्यादा इस वक्त मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ध्यान होगा, क्योंकि बार बार आपको पता, जब नई ये जो काबीना आई थी क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने एक ही बात की थी कि हम लोग आते ही हमारी कोशिश है कि जो अधूरे जो टूर्स रह गए हैं अंडर 19 के, चाहे वो पाकिस्तान ए के हों, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं आपके, उनको हम लोग लेके आए, उनको टॉप परफॉर्मर्स को हम लोग इंटरनेशनल टूर्स करवाएं यहाँ पर। क्योंकि देखें एक जो गैप होता है ना आपका, जब पाकिस्तान सुपर लीग है चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट है, जब लड़का ये परफॉर्म करते हैं, एहसानुल्लाह की बात आप कर रही हैं, एहसानुल्लाह परफॉर्म करता हुआ कंसिस्टेंटली आया है, लेकिन उस गैप को आपने फिल भी करना होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली पाकिस्तान टीम में नहीं डालते। अगर आप डालते हो तो आपका हाल जो है अनफॉर्चुनेटली मूसा खान आपको याद हो जो आए थे, उनकी तरह हो जाता है कि लड़का एक्सपीरियंस नहीं होता, आप डायरेक्टली उसको बड़ी टीम्स के खिलाफ खिला देते हो, बेचारा अपना कैरियर तबाह कर बैठता है। तो आपने कोशिश ये होती है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके आओ, डोमेस्टिक से आप पाकिस्तान ए के टूर्स करवाते हो, उसको एक पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम का एक फील आता है, उसको प्रेशर जो सा एक्सर्ट करना आता है, तब जाके आप उसको बड़ी टीम में डालते हो। तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जो इमर्जिंग चूंकि पहले भी शाहनवाज धानी का जब पता चला कि उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई और वो अब पीएसएल का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, हमजा भी हमें अब इंजर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो 2 अहम खिलाड़ी पीएसएल
फसल के इतने अब स्टार्ट में ही आउट हो गए या बाहर हो गए मैच से, तो ये कोई इतनी अच्छी खास खबर हमें मौसूल नहीं हो रही। देखिए, एक चीज मैं हमेशा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कहता हूँ, चाहे वो पहले एडिशन से अभी तक उठा के आप देख रहे हैं, देखिए इंजरीज तो ऑब्वियसली होती रहती हैं, लेकिन वो टीम ज्यादा स्ट्रांग ऑन द पेपर रहती है जिसका स्क्वाड आखिर तक कंटिन्यू करता है, क्योंकि बीच में नेशनल ड्यूटीज भी आ जाती हैं, इंजरीज भी आ जाती हैं। जैसे शाहनवाज धानी का आपने देखा होगा, उनको ब्लो हुआ, फिर उसके बाद क्या नाम है इसका, कराची किंग्स को एक ब्लो हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स को ब्लो हुआ था, एसएन अली पायर हुए थे, मोहम्मद हफीज के उन्होंने ऑल्टरनेट यहाँ पर। तो ये बड़ा एक इशू यहाँ पर जरूर रहता है, क्योंकि इतनी एक्सेसिव क्रिकेट हो चुकी है, प्लेयर को रेस्ट नहीं मिलता। मैं इसलिए बार बार हर प्लेटफॉर्म पे अपने शोज पे भी बात करता हूँ कि भाई जो आपके जो लड़के इस वक्त जो पाकिस्तान टीम का जो हिस्सा है, आपके पता है कि सर्कल के अंदर है, जैसे नसीम शाह है, चाहे वो हारिस रऊफ है, चाहे शाहीन शाह अफरीदी है, इनको बहुत केयरफुली आपको यूज करना पड़ेगा। जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बार बार बात की जाती है, क्योंकि आपका देखिए आगे एशिया कप है, आपका वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग सीरीज आगे आ रही है। आप नहीं चाहोगे कि ये लड़के कहीं ना कहीं अपने आप को ये डैमेज कर बैठे, अनफिट कर दें, क्योंकि नसीम शाह को भी आपको पता है फिटनेस के इश्यूज होते रहे हैं पहले, हारिस रऊफ को रिसेंटली हुआ था, शाहीन शाह अफरीदी सबसे बड़ी केस स्टडी आपकी। पहले मुझे याद है मैच में जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी अच्छा लगा, वो वापस आए, रिदम भी था उनका, फॉलो ऑन भी था, लेकिन आपको देखें फिर मैं कहता हूँ आपके भाई वहां पर सबसे बेस्ट माइंड बैठा हुआ है। आपको वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त करनी पड़ेगी प्लेयर्स के ऊपर, आप बोझ नहीं डाल सकते उन प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि वो आपको पता है पाकिस्तान का हिस्सा है टीम का, आगे वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, तो आपको बड़े तरीके से कौन सी टीम आपको इस वक्त फेवरेट दिखाई दे रही है? दूसरा कप्तानी के हवाले से भी बताएंगे, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग कप्तान आपको दिखाई दे रहे हैं जो अपनी कप्तानी के गुर इस्तेमाल करते हुए मैच का पासा पलट सकते हैं? देखिए, इस वक्त तक तो अगर हम पूरे ओवरऑल अपना टीम्स की बात करें तो, क्योंकि आज एक तगड़ा मैच आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, इस्लामाबाद ने अभी तक मैच नहीं खेला। इस्लामाबाद आपको याद है कि पूरे टूर्नामेंट्स में आप देखें तो इतने बड़े नाम उनके पास, थोड़े से नाम होते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज जो लगती है मुझे यह कि सीनियर जो उनसे हैं वो जूनियर्स के साथ एक जेलअप कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है यहाँ पर। लेकिन जो अब तक मैचेस हुए हैं जो मैंने देखा, उसके अंदर आपकी पेशावर ज़ल्मी एक तगड़ी साइड आपको नजर आती है। बॉलिंग में जरूर कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ थोड़ा सा उनके पास एक फास्ट बॉलिंग लाइनअप पे वीक लिंक है, लेकिन बैटिंग आप देखें तो उनकी भरी हुई बैटिंग लाइनअप पड़ी है, जो कि एक बड़े तगड़े बैट्समैन हैं अभी भी, क्योंकि प्लेयर्स आपने देखा है काफी पीएसएल टीम्स के अंदर, चाहे वो मुल्तान की आप बात कर लें, टिम डेविड अभी मौजूद नहीं, उन्होंने अभी ठीक है। तो ये आप आज के मैच के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फेवरेट टीम इस्लामाबाद है या ओवरऑल पीएसएल के लिए आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं ओवरऑल पीएसएल के लिए नहीं कर रहा, मैं आज के लिए ऑब्वियसली करूंगा, क्योंकि आज आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स का मैच है। लेकिन आपको पता है कराची पहला मैच बड़ा तगड़ा खेली है, एक रन से जरूर हारी है, लेकिन इस्लामाबाद का एक क्योंकि पहला मैच है, कोशिश होगी उनके कैंप को जो एक विनिंग मोमेंटम उससे हम स्टार्ट करें इसको। अच्छा और एंटरटेनिंग मैच होगा। थैंक यू सो मच उवैस, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम में। नाजरीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से, और बात करेंगे फालिज की, जो कि एक ऐसा मर्ज है जिसके दौरान दिमाग को नुकसान पहुंचता है। जिस्म का अगर नाजरीन कोई भी हिस्सा मफलूज हो जाए और इंसान ऑब्वियसली दूसरों के रहमो करम पर आ जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि फालिज के दौरे के बाद हर गुजरते मिनट में आपका जो दिमाग है वो 19 लाख खुलियात से महरूम होता रहता है, और 1 घंटे तक इलाज की सहूलत अगर मुयसर ना आ पाए तो इस सूरत में दिमागी उम्र में 3.5 साल का इजाफा हो जाता है, और इलाज मिलने में जितनी ताखीर होगी उतना ही बोलने में मुश्किलात होंगी, याददाश्त से महरूमी का सामना करना पड़ेगा, रवैये में तब्दीली जैसे मसाइल का जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, फालिज को जितना जल्द पकड़ लिया जाए उतना ही इसका इलाज ज़्यादा मौसर तरीके से हो जाता है, और दिमाग को होने वाला नुकसान उतना ही कम हो जाता है। इसी हवाले से बात करेंगे, इसके सिम्टम्स के हवाले से बात करेंगे, ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, कॉजेज़ जांच करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अदनान असलम न्यूरोलॉजिस्ट इस वक्त इन स्टूडियोज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, अब चूंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हेल्थ रिलेटेड है, क्या असल वजह है फालिज की, क्यों इसका अटैक होता है, क्या रीजंस हैं? सबसे पहले रीजंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि फालिज एक्चुअली है क्या। फालिज एक अचानक से हो जाने वाली दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग की शरियान
या तो बंद हो जाती है और उसमें क्लॉट आ जाता है, यानी उसमें खून का लोथड़ा फंस जाता है और दिमाग को खून की फराहमी रुक जाती है, या दिमाग की शरियान फट जाती है और उससे खून रिसना शुरू हो जाता है। फालिज की वो किस्म जिसमें दिमाग की शरियान बंद हो जाती है और उसमें क्लॉट आ जाता है, उसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, और ये 85% लोगों में ये किस्म होती है। वो किस्म जिसमें दिमाग की शरियान फट जाती है और उनसे खून रिसना शुरू हो जाता है, ये 15% लोगों में होती है। ये बहुत आम है, मैंने आपको कहा बहुत आम है। हर 2 सेकंड के बाद पूरी दुनिया में एक फालिज का मरीज कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो रहा है, और हर 6 सेकंड के बाद एक फालिज के मरीज की डेथ हो रही है। अगर हम वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की बात करें और पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो पूरी दुनिया में 16 मिलियन लोग हर साल फालिज का शिकार होते हैं, और हर साल इन 16 मिलियन में से 6 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है, मौत के घाट उतर जाते हैं इस फालिज की वजह से, और 6 मिलियन लोग परमानेंट माजूर हो जाते हैं। इसमें ओल्डर एज के भी लोग शामिल हैं, जवानों ये किसी भी शख्स को जिंदगी के किसी हिस्से में भी मुतासर कर सकता है। सो एक नौजायदा बच्चे से लेकर एक 70 साल 80 साल या 90 साल के बाबा जी तक किसी उम्र के आदमी को किसी भी वक्त मुतासर कर सकता है। अब आप इसके रीजंस पर आ जाते हैं ताकि कि हम उन रीजन से बच सके। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया, अमूमी तौर पर जैसे आपका कॉन्सेप्ट है कि ये अमूमी तौर पर है ओल्ड एज की बीमारी। ओल्ड एज की बीमारी नहीं, किसी भी उम्र में हो सकती है। फिर ये देखा गया कि ये शायद प्रोबेबली कॉमन है, मर्दों में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ख़वातीन में ब्लड प्रेशर की जो है वो शरह बढ़ी, शुगर की शरह बढ़ी, दिल की बीमारियां बढ़ी, स्मोकिंग बढ़ी, तो उनका रिस्क जो है वो भी हम पल्ला हो गया मेल्स की निस्बत। सो मेल्स और फीमेल में भी अब कॉमन, रादर अब फीमेल्स में मर्दों की निस्बत ज़्यादा कॉमन हो गया है, और ब्लैक्स में वाइट्स की निस्बत ज़्यादा कॉमन। ये तो वो चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी पॉजिटिव है तो आप में रिस्क का खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अगर आपको बुलंद फिशारे खून का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है, आपको दिल का कोई मर्ज लाहक है, दिल के पट्टे कमजोर हो गए, हार्ट अटैक हुआ खुदा ना खासा, दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, या दिल के वेल्व्स में प्रॉब्लम है, आप सहल पसंद जिंदगी गुजारते हैं, आपकी डाइट में जंक फूड इस्तेमाल, मुरगन गजाएं ज्यादा हैं, खाबे ज्यादा हैं, कढ़ाई और इस तरह की चीजें ज्यादा हैं, बर्गर ज्यादा हैं, तो खातर जमा रखिए आपका रिस्क आम आदमी की निस्बत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं, खुदा ना खासा आप ड्रिंकिंग करते हैं, तो आपका रिस्क आम आदमी की निस्बत बहुत ज्यादा है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके कोई सिम्टम्स पहले से बॉडी इंडिकेट करना शुरू कर देती है या ये अचानक अटैक करेगा? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। पूरी दुनिया में एक निमोनिक है जिसको फास्ट के नाम से, और अब इसको उन्होंने अपग्रेड करके बी फास्ट कर दिया है, कि अगर ये सिम्टम हो तो आप फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी जाएं कि ये फालिज की अलामत हो सकती हैं। अचानक से खुदा ना खास्ता आपका चेहरा एक तरफ मुड़ जाए, अचानक से आपको एक बाजू उठाने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए, अचानक से आपको बोलने में दुश्वारी होनी शुरू हो जाए, या अचानक से आपको अपना बैलेंस यानी तवाज़न बरकरार रखने में मुश्किल आए, अचानक से आपकी नज़र कमज़ोर हो जाए, तो फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी जाइए। याद रखिए, टाइम इज़ ब्रेन। अगर हमने वक्त ज़ाया कर दिया तो हमने ब्रेन को लूज़ कर दिया। हर गुजरते मिनट के साथ 1.9 मिलियन न्यूरॉन, दिमाग के खुलिये जो हैं, हर गुजरते मिनट के साथ डैमेज होते हैं। सो अच्छा, इसकी कुछ और अलामत हैं, वो भी मैं बता देता हूं। अचानक से पूरा जिस्म एक साइड, दायां बाजू दाईं टांग, या खुदा ना खासा बायां बाजू बाईं टांग कमजोर हो जाए, अचानक से जिस्म की एक साइड सुन हो जाए, अचानक से मैंने बताया बोलने में दुश्वारी हो, बिनाई चली जाए, या अचानक से आपके बिहेवियर में कोई तब्दीली आनी शुरू हो जाए। आप बहुत कूल एंड काम है, एकदम से बाबा जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, एकदम से अम्मा जी रोना शुरू कर दिया और बिल्कुल उनकी यादाश्त भी चली गई, तो ये एक अलामत है जो कि हमें पॉइंट आउट करती है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड भी हैं, क्योंकि हमारा जो वर्क इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोड होती है। फिर हमारे जो घरों के माहौल होते हैं, सास बहू की लड़ाइयाँ, शौहर बेचारा पिस रहा है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस भी क्या ट्रिगर करती है ब्रेन रिलेटेड बीमारियों को या फालिज को? और स्पेशली मैं नर्वस ब्रेकडाउन के हवाले से पूछना चाहूँगी कि वो क्यों होता है और वो किस तरीके से होता है और क्या इससे रिलेट करता है?
जी, स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। आप देखिए, जो हम पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो हमारे जैसे ज़हनी दबाव के मरीज़ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर याद रखिए, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। आपकी स्ट्रेस में हाइपरग्लाइसीमिया, आपका टेंडेंसी शुगर ब्लड लेवल्स आपके ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, ब्लड शुगर लेवल्स। अगर आप तनाव का शिकार हैं, जहनी तनाव का शिकार हैं, मुसलसल जहनी तनाव का शिकार हैं, तो आपको बुलंद फशारे खून यानी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम भी हो जाएगा। पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स को बुलंद फशारे खून का प्रॉब्लम है। आखिर कोई ना कोई वजह तो है ना। हमारे लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीज आ गई है, हम कनात की तरफ नहीं आ रहे, हम अल्लाह से राजी होने की तरफ नहीं आ रहे, हम मसनूई जिंदगी की तरफ हम महंगाई बहुत बढ़ गई है। जी, मसनूई जिंदगी की तरफ आ रहे हैं। मसनूई जिंदगी ये है कि हम जो है वो जंक फूड, हमने अपनी डाइट से सैलेड्स को निकाल दिया है, हमने अपनी डाइट से फ्रूट्स को निकाल दिया है, वेजिटेबल्स को उसकी जगह जो है आपकी ये डिफरेंट जंक फूड्स ऐड हो गई हैं। फिर आप देखिए, हमारी शॉपिंग मॉल्स ज्यादा आबाद हैं, हमारे पार्क्स कम आबाद हैं। हमारी एक हैबिट जो है वो सुबह की सैर की हैबिट जो हमें बचपन में बताया जाता था, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अब मैं आखिरी चीज जो आपको बताना चाहूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इस स्ट्रोक के रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखें, शुगर की अद्वियात रेगुलर इस्तेमाल करें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर की अद्वियात रेगुलर इस्तेमाल करें, दिल की अद्वियात रेगुलर इस्तेमाल करें, माहिर कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आप मुसलसल राब्ते में रहें, आप स्मोकिंग छोड़ दें, आप रोज़ाना वॉक करें और डाइट में आप जंक फूड का इस्तेमाल कम करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलेड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, तो जो इतने बड़े स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताया कि हर 2 सेकंड बाद एक फालिज का मरीज आ रहा है, हर 6 सेकंड के बाद एक फालिज के मरीज की डेथ हो रही, इसको 90% तक आप रिड्यूस कर सकते हैं। सो अगर मैं नटशेल में कहूं कि फालिज काबिले बचाव है तो 90% लोगों में 90% ये काबिले इलाज है, काबिले बचाव है। और काबिले इलाज क्या है? अगर आपको जो सिम्टम्स मैंने आपको बताई हैं, अगर इन सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम भी आपको होता है तो फौरन सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी जाइए। यहाँ क्लॉट बस्टर दवाई TPA ये मौजूद है और ये क्लॉट बस्टर दवाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपको स्ट्रोक हो और वो क्लॉट जो उसकी वो किस्म हो जिसमें क्लॉट आया है और आप अपनी सिम्टम ऑनसेट के 3 घंटे के अंदर अंदर आ जाएं। अगर 3 घंटे के अंदर अंदर आ जाएं तो याद रखिए कि दवाई जो है वो क्लॉट बस्टर दवाई आपको वहां मिल सकती है और उसके साथ जो फालिज के नतीजे में होने वाली डिसेबिलिटी है यानी माजूरी है उससे आप बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिसको एक बार अटैक हो गया है, खुदा ना खास्ता फारिज का जो मरीज है, उसकी जो रिकवरी है, दोबारा वो नॉर्मल हो सकता है? बॉडी किस तरह से दोबारा नॉर्मल हो सकती है? जी मैं आपको अर्ज करूं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर तो हम उस क्लॉट बस्टर दवाई को 3.5 घंटे के अंदर हम जो है वो हमें मिल जाए और हम जो है उसको यूज कर लें, तो उस क्लॉट बस्टर दवाई के साथ हमारी डिसेबिलिटी को तो हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। तो फौरी तौर पर इकदामात हुआ ना, जो लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं, अगर जो है वो आपको ये दवाई नहीं भी मिल सकी तो आप हॉस्पिटल की, आप लेट भी हो गए हैं तो घर ना रुकिए, फौरन करीबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी आइए। तो आपको खून पतला करने वाली अद्वियात भी दी जाती हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां भी दी जाती हैं, आपको आपके रिस्क फैक्टर से भी आगाही दी जाती है कि इस वजह से आपको हुआ है और अब आपने ये एहतियातें करनी है। और इसके साथ फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है। फिजियोथेरेपी क्या है कि आपका जो हिस्सा माजूर हुआ है उसको हम एक्सरसाइज के थ्रू जो है दोबारा जो है वो रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके आते हैं। तो इसके साथ जो है मरीज 3 से 6 महीने के अंदर अपने कदमों पे खड़ा भी हो जाता है और वापस अपनी लाइफ में आ भी सकता है, एक नॉर्मल जिंदगी गुजार भी सकता है। सो इस नोट के साथ कि फालिज काबिले इलाज भी है और काबिले बचाव भी है। सो अगर सिम्टम्स आए तो फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी आइए, यहाँ अद्वियात मौजूद है। डॉक्टर अदनान असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और के हवाले से इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इलाज कितना मुमकिन है, इस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। नाज़रीन, अब जरा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और जरा महंगाई की बात करते हैं। पाकिस्तान में जो महंगाई है
वो इस वक्त आखिरी हदों को छू रही है। मगर दुनिया और भी ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जहाँ पर महंगाई ने अवाम की नाक में दम कर रखा है। मुख्तलिफ ममालिक में अंडों की कीमत भी रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई है, मगर कोई भी मुल्क इस हवाले से अमरीका का मुकाबला नहीं कर सकता, जहाँ फी दर्जन अंडों की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। अमरीका में एक साल से कबल की अगर जिक्र किया जाए तो एक दर्जन अंडे $2 से भी कम कीमत पर दस्तयाब थे, मगर जनवरी 2023 में यानी कि जो मौजूदा साल है इसमें दर्जन अंडों की कीमत $4.8 तक यानी कि 1278 रुपए पाकिस्तानी ये रकम बनती है, यहाँ तक पहुँच चुकी है। और अमेरिका में गाय का जो 1 पाउंड गोश्त है वो भी $4.6 में दस्तयाब है, यानी अब वहाँ जो अंडे गाय का जो गोश्त है उससे ज़्यादा अंडे महंगे हो चुके हैं और जो गाय का गोश्त है वो कदरे कम कीमत पर मिल रहा है। इसी तरह अमेरिका में जो नाश्ते के लिए अंडों का इस्तेमाल है वो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा होता है, मगर उसकी कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफे ने लोगों के लिए एक मुसलसल जो इनका इस्तेमाल है वो मुश्किल बना दी है। और अंडों के साथ साथ अमेरिका में ऑरेंज जूस का भी इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ अक़साम की कीमतों में ये दस्तयाब होते हैं। एक साल के दौरान 30% ऑरेंज जूसेस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तो ये जनाब अमरीकी अवाम के नाश्ते उनकी महबूब ग़िज़ा है और वहाँ पर भी लोग महंगाई की दुहाई कर रहे हैं, महंगाई का रोना रो रहे हैं। तो महंगाई की लहर सिर्फ ये पाकिस्तान में तो हमें इसका सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ जो इस्टेब्लिश जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ पर भी महंगाई की लहर हमें देखने को मिल रही है। प्रोग्राम में बहरहाल नाज़रीन वक्त हुआ एक वक्फे का, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। डिटेल्स क्या है खबर की वो भी शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर तलब कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर केस में तलब किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताएगा अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक। जी देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर के ऊपर पेश होने का हुक्म दिया है और ये तलबी का जो नोटिस है ये बुनियादी तौर के ऊपर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर केस से मुतल्लिक ये तलब किया गया है। और ये दिलचस्प बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 या 3 दिन से जो पंजाब और KP में इंतखाबात का मामला है इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दे रही है मुख्तलिफ मुकदमात में। आज भी यही हुआ। इंतखाबात के हवाले से जस्टिस इजाजुल अहसन ने आज ऑब्जर्वेशन दी कि आइन के मुताबिक केयर टेकर सेटअप आने के बाद 90 दिनों में इंतखाबात होना है, तो फिर बताएं इलेक्शन कमीशन जो है वो कहाँ है। और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने ये कहा कि आधे पंजाब को ट्रांसफर कर दिया गया है और क्या पंजाब में कोई ऐसा जिला है जहाँ ट्रांसफर ना हो। तो ये इस तरह की ऑब्जर्वेशन दी जा रही हैं। हालांकि इलेक्शंस के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था वो तो CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर से मुताल्लिक केस था। तो अब बहरहाल 1 घंटे के बाद इस केस की समाअत होने जा रही है। देखना ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर खुद पेश होते हैं तो वो पेश होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी, अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नाज़रीन, फ़ी ज़माना गाड़ी की ज़रूरत भी है, शौक़ भी है लोगों का। नए मॉडल की गाड़ी आखिर किस इंसान को पसंद नहीं? इंसान चाहता है ना कि बेहतर से बेहतर चीज़ उसके पास हो, और हमारे यहाँ अच्छी गाड़ी एक स्टेटस सिंबल भी शो करती है, नई गाड़ी उससे भी अहम होती है। अच्छा, सार्फिन की एक बड़ी तादाद हर नया आने वाला मॉडल खरीदती भी है, मगर महंगाई जितनी अब बढ़ चुकी है मुल्क में और नई गाड़ियाँ क्या पुरानी गाड़ी भी इस वक्त लग रहा है कि जो आम आदमी है उसके पहुँच से दूर हो चुकी है। पिछले कई बरसों से जो गाड़ियां हैं वो मुसलसल महंगी हो रही थी और इसके साथ साथ पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हो रहा था। तो बढ़ती कीमतों की वजह से लोग गाड़ियों को गैराज में खड़ी रखने पर तरजीह ही दे रहे थे।
थे। इसके साथ साथ मुल्क में गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने प्लांट्स आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान भी किया। फिर पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में आज तक इतना खतरनाक बहरान हमने इससे पहले नहीं देखा। एक दफा ना सिर्फ रुपया रिकॉर्ड हद तक गिर गया है बल्कि जो बैरून मुल्क से गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं दरामद करने की कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब जो आम मोटर बाइक्स हैं उनकी कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। नई मोटरसाइकिल भी आवाम की पहुंच से दूर हो रही है। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं ऑटो एक्सपर्ट सुनील सरफराज मंज हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्स। सुनील, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त जिसके पास गाड़ी है वो मोटर बाइक खरीदने पे जा रहा है, जिसके पास मोटर बाइक है वो चाह रहा है कि वो साइकिल ले ले। यही सोच मेरे ख्याल से आ रही है जितनी महंगाई इस वक्त मुल्क में हो चुकी है। तो क्या आप आने वाला टाइम या फ्यूचर मुस्तकबिल देख रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री का इन पाकिस्तान? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑटो इंडस्ट्री की बात है वो मुझे खास ब्राइट नजर, जैसे कि आपने भी प्रोडक्शन में बताया है, गाड़ियाँ लोगों की रीच से बाहर होती जा रही हैं। तो ऑटो इंडस्ट्री अगर आज फर्ज करें किसी इंडस्ट्री का मालिक हूँ और मेरे कस्टमर की जो है बाइंग पावर खत्म होती जाएगी तो मेरे लिए एक ट्रबलसम चीज होगी। नॉट ओनली दिस, हुआ ये है कि एक तो आज अगर हम आज की प्राइसेस पे भी बात करें, खैर प्राइसेस तो हमारे यहाँ कॉन्स्टेंट रहती नहीं है। तकरीबन पिछले 2 महीनों में तमाम कंपनियों ने 2 किसी ने 3 दफा प्राइसेस बढ़ाई हैं। तो जब रुपया अपनी कदर खोता है, डॉलर अप्रिशिएट हो जाता है, डॉलर अप्रिशिएट होता है, जो मैंने प्रोडक्ट बनानी है वो उसकी ज्यादातर इनपुट बाहर से आ रही है तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। और यही सूरत आपको गाड़ियों में नजर आएगी। और आपने राइटफुली कहा कि मतलब जो बंदा गाड़ी अफोर्ड कर रहा था आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले, अब अगर वो एक 4-5 लाख रुपए लेके जाके एक नॉर्मल गाड़ी एक व्हाइट कॉलर बंदा लेना चाहता है तो वो नहीं ले सकता, उसको मोटरसाइकिल पे मूव करना पड़ेगा। तो इस पूरी चीज को अगर आप देखें मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के लिहाज से तो ओनली जो डिमांड रह जाएगी वो मेरा ख्याल है यूज गाड़ी की रह जाएगी। न्यू गाड़ी की जो डिमांड है वो खत्म होती जा रही है बिकॉज लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। अच्छा सुनील, ये जो हम एक तब्दीली देख रहे हैं, जो चेंज देख रहे हैं जिससे हमारी ऑटो इंडस्ट्री इतनी मुतासिर हुई है, ये गुज़श्ता कितने वक्त में ये तब्दीली हुई है? क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस भी अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि लोगों के पास अगर गाड़ी हो भी तो शायद चलाते हुए भी वो सोचेंगे। ये 2-3 साल में कोविड के बाद से आपको लगता है कि महंगाई हुई है, महंगी गाड़ियाँ जो खासकर है, इससे इंडस्ट्री भी खासी मुतासिर हो रही है? देखिए, इसमें 2 फेज है। कोविड के बाद जो है गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ रही जरूर थी लेकिन लोगों की जो है ना बाइंग पावर से बाहर नहीं थी। अगर आप रिसेंटली देखें तकरीबन 1 साल भी नहीं होगा, मैं कहूँगा लास्ट ईयर ये नवंबर दिसंबर के बाद से जो प्राइसेस है ना वो तकरीबन डबल से ज्यादा हो गई हैं। पेट्रोल की प्राइस इतना इम्पैक्ट उस लिहाज से बाइंग डिसीजन को नहीं करती। देखिए, गाड़ी एक नेसेसिटी है, वो याशी नहीं है। किसने कॉलेज स्कूल जाना है, आपने अपने काम पे जाना है, मैंने अपने काम पे जाना है, सबको गाड़ी चाहिए। फिर वो गाड़ी लोग अपने स्टेटस के लिहाज से वेरी कर लेते हैं, कोई सस्ती ले लेते हैं, कोई महंगी ले लेता है, बट गाड़ी फॉर अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नेसेसरी। फ्यूल की प्राइसेस आप ये कर सकते हैं कि आप अगर अपने लेयर ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप शायद ना जाएंगे, काम पे आपने और मैंने दोनों ने जाना है। तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि पेट्रोल की प्राइसेस से गाड़ी की डिमांड पे इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, बट गाड़ी इटसेल्फ की प्राइस जो है अगर आप एक लिस्ट बना के देख ले, मैं कल ही पाक बीच पे देख रहा था, तो तकरीबन जो है ना अगर आप मिनिमम कैटेगरी की गाड़ी देख लें या मैक्सिमम की देख लें, सबकी प्राइसेस डबल से ज्यादा हो चुकी हैं, विद एग्जैक्टली डबल से ज्यादा। अच्छा सुनील, ये तो हम गाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, एक क्लास है ऑब्वियसली जो कि कार्स अफोर्ड करती है या रखती है, जैसा कि आपने कहा कि हर शख्स अपने स्टेटस के मुताबिक जो है अपनी पसंद की गाड़ी खरीद लेता है। लेकिन अगर हम एक आम आदमी की बात करते हैं, मोटर बाइक चलाने वाला शख्स, अब आप देखें मोटरसाइकिल की कीमत में भी कितना इजाफा हुआ है, तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है। तो गरीब आदमी के लिए तो अब बाइक लेना इतना मुश्किल हो चुका है। जी, मैंने आपसे ये कहा कि गरीब आदमी के लिए गाड़ी खैर इम्पॉसिबल है, बाइक भी अगर वो लेगा यूज लेगा, नहीं तो अगर आप 70 सीसी का बाइक भी लेने जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए की होगी। अच्छा सुनील, पहले हम नई गाड़ियों की तो अब जिस तरह की महंगाई है या कीमतें कि वो लोगों की कुव्वत खरीद से भी बाहर हो चुकी है, लेकिन पहले हम देख रहे थे कि सेकंड हैंड लोग गाड़ी अपनी खरीद लिया करते थे। अब तो ये मरहला भी एक मुश्किल लग रहा है लोगों के लिए कि सेकंड हैंड गाड़ियां भी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। हाँ जी, देखिए सप्लाई एंड डिमांड है ना। अगर न्यू गाड़ी का कस्टमर जो है वो न्यू गाड़ी उसकी जेब से बाहर हो गई है। अगर पहले 100 कस्टमर न्यू गाड़ी ले रहे थे और 100 ओल्ड ले रहे थे, अब वो न्यू वाले भी इधर आ गए, ओल्ड में तो 200 पीपल आर अप्रोचिंग द सेम प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली सप्लाई डिमांड की वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और फिर एज ए नेशन हम जो है ना जखीरा दोस्त कौम है, हम रमजान में जो है सब्जियां महंगी कर देते हैं, फ्रूट महंगे करते हैं। सर जब हमें नजर आता है कि गाड़ियां महंगी हो गई हैं, तो अगर मेरे पास भी पुरानी गाड़ी खड़ी है तो मैं अगर नई 2 लाख महंगी होती तो मैं 4 लाख महंगी कर देता हूँ।
सुनील, आप समझते हैं कि जो साइकिल का इस्तेमाल है वो अब दोबारा होगा? इन जापान या चाइना में तो हम देखते हैं कि लोग वहाँ पर वैसे बड़ा पसंद करते हैं साइकिल को, लेकिन हमारे यहाँ तो साइकिल इंडस्ट्री भी बहरान का शिकार हो चुकी थी। लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, लेकिन अब जितनी महंगाई है, आपको लगता है कि अब साइकिल्स ज़्यादा नज़र आएंगी हमें? देखिए, साइकिल वाला तो एक एक्सट्रीम हो जाएगी, लेकिन मैं हमेशा ही बात करता हूँ गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम लोगों को जो है ना राइड शेयरिंग पे जाना चाहिए। एक ही गली से, एक ही मोहल्ले से 20 गाड़ियां एक ही स्कूल में जा रही होती हैं, सड़क पे रश भी बढ़ता है, फ्यूल की कॉस्ट भी बढ़ती है, और आपका जो इम्पोर्ट बिल है फ्यूल वो सबसे ज्यादा है। तो अगर आप ये कर दें कि तमाम सिर्फ ये कर दें ना, सिर्फ एक चेंज लें, पूरे मुल्क में किसी स्कूल में कोई गाड़ी नहीं जाएगी, हर स्कूल की बसेज होंगी। जो सस्ता स्कूल है वो सस्ती बस ले लेगा, जो महंगा स्कूल है वो महंगी बस ले लेगा, अगेन अपने स्टेटस के मुताबिक गुजारेगी। लेकिन अगर आप ये सड़क के ऊपर से सिर्फ स्कूल के टाइम का जो है ना ये कम्यूट के ऊपर गाड़ियों को हटा देंगे, तो आपकी फ्यूल की कॉस्ट बचेगी, आपका ज़र मुबादला बचेगा, और शायद आपकी डॉलर की प्राइस भी कम हो जाए। अच्छा सुनील, क्या आप मशवरा देंगे देखने वालों को कि मौजूदा दौर में कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाए, कौन सी बाइक का इस्तेमाल किया जाए जो फ्यूल एफिशिएंट भी हो? देखें, गाड़ी कोई भी, अगेन मैं बता रहा हूँ, हर बंदे का अपना स्टेटस वाइज है, बट हर बंदे को आज फ्यूल की प्राइस इंपैक्ट कर रही है। तो इसलिए जो पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स मोर फ्यूल एफिशिएंट कार्स, जो गैस गाड़ियां थी वो कम बिक रही हैं, हाइब्रिड्स बिक रही हैं, इलेक्ट्रिक बिक रही हैं। तो जिसने भी लेनी है वो अपनी जेब के मुताबिक सिर्फ ये देख ले कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, और दूसरा गाड़ी की मेंटेनेंस को टाइम पे कराएंगे तो उसकी फ्यूल एवरेज भी बेहतर रहेगी। ठीक है। अच्छा सुनील, ये जो ऑटो इंडस्ट्री का एक मौजूदा बहरान है, इसका हल आप क्या समझते हैं या क्या देख रहे हैं? कम कीमत पर जो गाड़ियां हैं, ये ख्वाब अब आपको लगता है कि पूरा होगा लोगों का आने वाले वक्त में? ऑटो इंडस्ट्री का बहरान सिर्फ एक तरीके से खत्म हो सकता है, ना तो पाकिस्तानी रुपीज अप्रिशिएट करना है, ना डॉलर ने डेप्रिशिएट करना है हमारे मुल्क में। तो ओनली वे दे हैव टू गेट आउट ऑफ इट कि उनको लोकलाइजेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, उनको लोकल इंडस्ट्री जो वेंडर डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। जो कंपनी अपनी लोकलाइजेशन ज्यादा कर लेगी उसकी जो प्राइस है वो डॉलर के साथ कम इम्पैक्ट होगी, और इसी तरह वो मार्केट सर्वाइव कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप हर रोज ये कहेंगे जी प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, पिछले 2 महीने में दफा प्राइस बढ़ गई, तो कंज्यूमर उस चीज को लेगा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील सरफराज मंच हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान प्रोग्राम में। सेगमेंट को तो आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन अभी आपके साथ आज की वायरल वीडियो शेयर करते हैं। तो नाजरीन ज़रा ये वीडियो आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। यूजुअली आपने देखा होगा कि हमेशा लोग दाएं हाथ से या बाएं हाथ से लिखते हैं, लेकिन ये जो खातून जिनको आप इस वक्त नियो की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोनों हाथों से लिखने की सलाहियत रखती हैं, एक ही वक्त में अपने दोनों हाथ इस्तेमाल करती हैं। भारत से इस खातून का ताल्लुक है और बैक वक्त दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए बखूबी ये तहरीर लिख रही हैं, और इसके अलावा ये रिवर्स राइटिंग भी लिखती हैं, और बड़ी अमेजिंगली बड़ी स्पीड के साथ लिख रही हैं। सेंटर से भी लेफ्ट राइट जाकर ये दोनों हाथों का इस्तेमाल बखूबी कर रही हैं। बड़ी वायरल ये वीडियो नाजरीन हुई है, और काफ़ी सराहा जा रहा है। खातून को वीडियो बड़ी पसंद की जा रही है, खासे व्यूज़ भी मिले हैं, और बड़ी हैरत अंगेज चीज़ है। यूजली कहा जाता है कि जो लेफ्टी होते हैं उनके दिमाग का एक हिस्सा यूज़ करता है जब भी वो चल रहा होता है, तो इसलिए वो यूज़ करते हैं या तो राइट आपका ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन हम अपना यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इनके दिमाग के, इस खातून के दोनों हिस्से इक्वली काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सलाहियत रखती है कि दोनों हाथों से बखूबी लिख रही है। तकरीबन कहा यह जाता है कि 10 में से किसी एक इंसान में ये सलाहियत होती है कि वो इस 10 लाख लोगों में से किसी एक में ये सलाहियत होती है कि वो इस तरीके से लिख सकता है। बहरहाल सोशल मीडिया पर इस वीडियो के खासे चर्चे हैं। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के थ्रू हर इंसान अपना टैलेंट दिखाता है, टैलेंट जो है पब्लिक तक भी पहुंचता है। तो हमारे जो आज के मेहमान हैं उनको कौन नहीं जानता है, उनकी पैरोडीज को कौन नहीं जानता है। आप इनको सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, महंगाई की चक्की में जो पिसी अवाम है उनकी क्या सही बखूबी तर्जुमानी ये करते हैं। उन्होंने अपने गानों में भी बहुत सारी पैरोडीज भी, उनके गाने भी जो हैं वो अवाम का दुख उसमें बेसिकली
बयान कर देते हैं। भारत और पाकिस्तान में यकसा मकबूल है। मैं किसी और की बात नहीं करी। हमजा नासिर इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियो है, इन कॉन्वर्सेशन है, हमारे आज के मेहमान भी हैं, तो आज हम इनसे कुछ सुनेंगे भी, फरमाइश भी करेंगे। हमजा अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, क्या हाल अहवाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमजा, सोशल मीडिया पर बड़ी आपकी चर्चा है, हर आपकी वीडियो तकरीबन मकबूल हो रही है, वायरल हो रही है, तो शुरू से बचपन से ही पैरोडीज करने का शौक रहा आपको? पैरोडीज करने का शौक तो बचपन से ही था, लिखने का शौक था, लेकिन कुछ जैसे मुल्क के हालात होते हैं, जैसे जो हम रुझान है आजकल, लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए टाइम है, बाकी रोने धोने के लिए टाइम नहीं है, तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ ज़हन में आती रहती हैं बातें, तो वो लिखते रहते हैं, लोग पसंद करते रहते हैं उसको। हमजा, कल रात की तो आपने खबर देखी होगी ना, जो पेट्रोल बम गिरा है अवाम पर, 22 रुपए का इजाफा हो चुका है, कीमत कहाँ तक पहुँच गई है, तो मेरे ख्याल से कुछ अवाम का दुख बयान कर देते हैं। बस वो उस पर आपको कुछ सुनाते हैं। आप बहुत ही आला हमजा, क्या बात है। तो ये आमद कब होती है आपको, जब आप लिखते भी खुद ही है? हाँ, ये खुद लिखते हैं। बेसिकली हम जैसे मजबूर लोगों का यही रह गया है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अब हर बंदा मजबूर हो चुके हैं। जितनी महंगाई मुल्क में होगी ना, अब सब इक्वली मजबूर हो गए हैं। अभी आपने देखा है कल परसों 14 फरवरी कल गुजरी है, तो अब हम लोग तो कहीं जा भी नहीं सकते, कोई सुलह भी नहीं मार सकते किसी को कि आए आपको कहीं घुमाने ले जाएं। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की बातें आ जाती हैं कि साड़ी जान से बढ़ जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल डलवाते हुए वाकई मेरे ख्याल से हर बंदे को जो है ना, वो मिनी हार्ट अटैक अब आता होगा। मुझे बड़े अच्छे से याद है, जब हम लोग यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते थे, तो फ्रेंड्स वगैरह एक दूसरे को हम लोग पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, कहीं किसी का दूर घर है, घूमते फिरते रहना, कभी पेट्रोल के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल से अब तो कोई किसी को झूठी सिला भी नहीं करवाएगा कि हम आपको जी ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि महंगाई वाकई इतनी आपकी अपने लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, तो लिखते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, उनके जो ख्यालात, उनके जो एहसासात हैं वो जानकर फिर आप कुछ लिखते हैं, या बस बैठे होते हैं और आमद होती है? अच्छा, लिखने का जो प्रोसीजर है ना, वो ऐसा होता है कि आपको जो क्यू लाइन है ना, पंच लाइन है, वो किसी सिचुएशन पे ही आती है। मैं अभी बैठा हूँ आपके सामने, कोई कुछ भी ऐसी हरकत होगी जिसपे मुझे आमद होने लग जाएगी। अब उसको कंप्लीट करने का प्रोसीजर ये होता है कि आपने एक लाइन लिख ली, उसको फिर आप कहीं अकेले में बैठ के उस पे मजीद जद्दोजहद थॉट और आइडिया वो आ जाता है, फिर आइडिया आ जाता है, फिर उस पे लिखने का अमल जरा फुर्सत में होता है। अच्छा, बचपन में ऐसा होता था, मतलब स्कूल टीचर्स की पैरोडी कर लेना, नकल कर लेना, कभी डांट डपट पड़ी हो, घर में अब्बा की हो, किसी मेहमान की हो पैरोडी? नहीं, ऐसा इस तरह की पैरोडी वाला नहीं सीन, क्योंकि मेरा गाने से रिलेटेड काम है और लिखने से रिलेटेड काम है, तो लिख मैं बचपन से ही लेता था। अच्छा। पहले नात लिखना सीखी, फिर उसके बाद गाना वाना लिखना स्टार्ट किया, और इसी तरह से पैरोडीज लिखना स्टार्ट किया एज अ कंटेंट राइटर डिफरेंट चैनल्स के साथ। कुछ और सुनाएंगे हमें, हमारे देखने वालों को? मैं मुल्क के हालात को देखते हुए, मेरा एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, वो जो आटे के बहरान पे, और हमारा एक पाकिस्तान का बड़ा मशहूर गाना है मेरे पास तुम हो, तो उस पर हमने गाया, वो इंडिया पाकिस्तान दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा मकबूल है। वो मैं आपको सुनाता हूँ आटे के बहरान पे। आटा 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 हाय 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 आटा आटा आटा, कभी कभी तो गैस आए, कभी कभी ये रोटियां पकाए, फकत मेरे घर से ही मुक जाइएगा, है आटा मुबारक टुकर खाएगा, हाय 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 आटा 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 आटा। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, ये आटा चिमटता था हाथों में प्यारे, ये कीमतें जो इसकी बढ़ने लगी हैं, ये शॉर्टेज जो इसकी बढ़ने लगी है, ये आटा मिलेगा सोने के भारे, कभी अब मुलाकात हो जाए हमसे
छुपा कर ये आटा निकल जाएगा, हाय 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 आटा आटा। टैलेंट के आपने इस सिचुएशन के ऊपर आपने गाया, गुनगुनाया, लिखा आपने, मगर बड़ा पहले तो मैं मुस्कुरा रही थी लेकिन संजीदा सूरत हाल है, मतलब वाकई दुख हो रहा है और जिस तरह से आवाम की चीखें निकल रही हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से आपने जो आवाम के, पाकिस्तानियों के जो जज्बात है उनकी आपने अक्कासी की है और खुदा आसानियाँ करे, यही हम कह सकते हैं कि हम तमाम लोगों के लिए, तमाम देखने वालों के लिए आसानियाँ करें। अच्छा, इंडिया में भी आप बहुत पॉपुलर हुए, आपकी वीडियो वायरल हुई, लेकिन उन्होंने इसको नेगेटिव तरीके से वहाँ पे दिखाया कि ये देखिए पाकिस्तान के हालात किस तरह से है, कितनी कुर्बानी, उनको तो मौका चाहिए होता है वैसे भी, तो कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? हमारा जवाब होता है उनको, हर मौके पे जवाब होता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उन्होंने मौका बनाया था तो हमने ठोका बना दिया था यहाँ से, वो भी इंडिया में बड़ा मकबूल हुआ था, उनके चैनल्स ने चलाया था, रिपीट में करके चलाया था इंडिया के हारने पे। तो इस तरह से हम बेसिकली हम मौका ढूंढते हैं, जिस तरह उनको मौका मिलता है ना कोई, तो हम भी यहाँ से मौका ढूंढते हैं कि जब हमें मिलता है तो हम उनको फिर जवाबी कार्रवाई करते हैं। अच्छा हफ्जा, हम प्रोग्राम की क्लोजिंग के जाने भी हमें बढ़ना है, तो वैसे भी आप सिंगिंग का शौक रखते हैं, गाते भी आप हैं, बड़ा खूब गाते हैं, तो कोई फेमस कोई ट्रैक हमारे साथ हमारी ऑडियंस को सुनाइएगा। मैं कुछ सुनाता हूँ आपको, नुसरत फतेह अली खान साहब का मैं डाई हार्ट फैन हूँ, मैं उनका आपको कोई एक ट्रैक सुनाता हूँ। सावरे तोरे बिन जिया जाए ना, तोरे बिन जिया जाए ना, जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना, तोरे बिन जिया जाए ना, याद तेहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रहना है नींद ना आए, याद तेहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रहना है नींद ना आए, बिरहा की मारी देखूं राह तेहारी, दो नैनों के। थैंक यू सो मच हमजा नासिर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और बहुत ही खूबसूरत आपने जो लास्ट गाना सुनाया। प्रोग्राम का वक्त नाजरीन ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।